हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और घर पे अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सो गाइस, ये क्लास नाइन्थ का वीडियो होने वाला है। क्लास नाइन्थ का जो वीडियो था थर्ड लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर चल रहा है क्लास नाइन्थ की फिज़िक्स का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो जो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो आ रहा है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने काफ़ी महीने पहले पढ़ा था, उसके बाद तरह तरह की दिक्कतों का सामना सेटअप को लेकर के और अन्य चीज़ों को लेकर के, कंस्ट्रक्शन वर्क को लेकर के मुझे करना पड़ा। सो अब डेली इस वीडियो आएंगे। सो देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हम पढ़ने वाले हैं। ये हम इसलिए पढ़ने वाले हैं, एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरा इसमें एक डेरिवेशन है। ये बहुत ही अच्छा डेरिवेशन होने वाला है, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इसको देखेंगे। सो हमने अब से पहले थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कहा गया था कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उस थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बगैर ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हम लोग हो सकता है कंप्लीट ना कर पाएँ, क्योंकि कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ हो रहा है। सो गाइज, क्या कहता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मान लीजिए आपकी ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है। मान लीजिए इस ए बॉडी ने इस बी बॉडी पर फोर्स लगाया और इस बी बॉडी ने इस ए बॉडी पर फोर्स लगाया। फोर्स ड्यू टू ए यानी कि एफ ए हमेशा इक्वल होगा माइनस के एफ बी के। अगर ये सिचुएशन बनी, अगर गाइज इस तरह की ये सिचुएशन बनी तो ये होगा। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है ये देख लेते हैं। सो कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व यानी कि कांस्टेंट, कंजर्व यानी कि कांस्टेंट। सो जैसा कि मैंने अभी बताया कि दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़, मान लो ये आपकी ए बॉडी हो गई, ये बी बॉडी हो गई, दो ही बॉडी ले लेते हैं, तो कोई तीसरी बॉडी भी हो सकती है, लेकिन दो को ही बारे में पढ़ते हैं फिलहाल। सो इसने ये आगे बढ़ी, इसने इस पर फोर्स लगाया, ये आगे किसी वेलोसिटी से बढ़ी, इसने इस पर फोर्स लगाया। तो जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर एक्ट करती हैं, ये फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा रही हैं, एक्ट ही तो कर रही हैं। लेकिन वहाँ पे कोई दूसरे तरीके का फोर्स ना हो, वही फोर्स हो जो इन दोनों के द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया। ये देख लेते हैं आप यहाँ पे कि प्रोवाइडेड नो अदर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग, कोई दूसरा तरीके का फोर्स एक्सटर्नल यहाँ पर एक्ट ना करे। ओके, आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आपको और अच्छे से समझा देते हैं। सो मान लीजिए गाइज, ये आपकी ए बॉडी है और ये बी बॉडी है। ये बॉडी आगे बढ़ी u1 वेलोसिटी के साथ और m1 इसका मास है। ये बॉडी इसकी ओर बढ़ी u2 वेलोसिटी के साथ और m2 इसका मास है। तो जब ये आपस में एक दूसरे के पास जाएंगी तो कोलॉइड होगा, टकराएंगे आपस में ये। ठीक है, ठीक है, टकरा गए। अब टकराने के बाद ये अब इस तरफ चल दी, ये इस तरफ चल दी, डायरेक्शन इनकी अपोजिट हो गई टकराने के बाद। इसमें क्या होगा कि आफ्टर द कोलिजन के बाद और कोलिजन से पहले, बिफोर द कोलिजन, इन दोनों का जो मोमेंटम है, इसके द्वारा जो मोमेंटम और इसके द्वारा जो मोमेंटम, तो जो टोटल मोमेंटम है ना वो कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। ओके, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं हम लोग एक बार। ओके, अब ये मोमेंटम निकलेगा कैसे वो हम डेरिवेशन में पढ़ेंगे, लेकिन केवल इतनी बताया गया, मैंने आपको इतना ही बता रहा हूँ और एनसीईआरटी में भी इतना ही बताया गया है कि किन्हीं भी दो बॉडीज़ का टकराने से पहले का मोमेंटम, बिफोर कोलिजन और आफ्टर टकराने के बाद का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है,
अब आप पूछोगे कि सर आपने तो बोला था कि ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर एक्ट करेंगी, अब ये कोलिजन कहाँ से आ गया? अरे भाई समझो, कोलिजन का मतलब ही एक्ट है, कोलिजन का मतलब ही एक दूसरे पर फोर्स लगाना होता है। ठीक है, आया समझ? चलिए, सपोज देर आर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। ठीक, ओके, बोथ ऑब्जेक्ट्स कोलाइड विद ईच अदर। मैंने आपको पहले ही समझा दिया, एक दूसरे से ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे पर एक्ट करते हैं, या बोल दीजिए एक दूसरे से टकराते हैं। तो टकराने से पहले इसका u1 वेलोसिटी है ए बॉडी का और m1 मास है, और ये इस बॉडीज़ के लिए टकराने के लिए जा रहा है। वहीं ब्लू बॉडी बी फॉर ब्लू, ओके, बी बॉडी इसका u2 वेलोसिटी है और m2 मास है, ये इसको टकराने के लिए जा रहा है। ठीक है, अब ये टकरा गए। अगले केस पे आ जाओ, आफ्टर कोलिजन। अब ये टकरा गए, टकराने के बाद जब दो बॉडीज़ एक दूसरे से टकरा जाती हैं, बहुत उसकी कुछ वेलोसिटी हो रही होती है, पहले वाले की और दूसरे वाले की कुछ वेलोसिटी हो रही होती है। सो टकराने के बाद, और उनका मास भी होता है, सो टकराने के बाद वो इस डायरेक्शन में थोड़ी ना जाएंगी। फिर भाई वो भी इस पर फोर्स लगा रही है ए बॉडी, और दूसरी बॉडी भी इस पर फोर्स लगा रही है, तो वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में धकेल देंगे। ओके, सो अब देख लेते हैं, कैलकुलेटिंग द फोर्स ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स। अब दोनों ही ऑब्जेक्ट्स पर हमें फोर्स काउंट करना है कि फोर्स कितना है। ओके, चलिए, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1, पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स यानी कि ए पर। तो ए ऑब्जेक्ट का मास मैंने आपको बताया m1 है, और वो a1 एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है ओबियसली, क्योंकि उसके पास u1 वेलोसिटी है। ओके, और अगर उसके पास u1 वेलोसिटी है, यहाँ से समझिए आप अच्छे तरीके से देखिए, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1, देखिए ये ऑब्जेक्ट 1 है यानी कि ए है। ओके, तो m1 मास है इसका, 1 भी कह सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को, ए भी कह सकते हैं। ठीक है, और अगर इसका मास m1 है और वेलोसिटी u1 है, तो इसका एक्सेलरेशन a1 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन a1। नाउ अब हमें फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स में लगाएंगे, फोर्स काउंट करने के लिए हमारे पास मास भी है, एक्सेलरेशन भी है, सो न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगा देंगे m में, F इजिकल टू m में। ओके, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, सो मास आपके पास है m1, ये रहा, इस वाली बॉडी का भी, टकराने से पहले वाली बॉडी का भी ए का, और टकराने से बाद वाली बॉडी का ए का। बॉडीज़ दोनों सेम है, लेकिन टकराने से पहले टकराने के बाद जो मास है इनका वो तो सेम रहेगा। ओके, सो इनटू, अब जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है, मास सेम रहता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इसकी डायरेक्शन u1 की ये थी। ओके, इसकी डायरेक्शन ये थी u1 की, और टकराने के बाद ये हो जाएगी v1 वेलोसिटी ए बॉडी की, या वन बॉडी की, ऑब्जेक्ट 1 की या ऑब्जेक्ट ए की। ठीक है, सो अब हमें इसका फोर्स फाइंड करना है, तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी मेरी v1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u1 अपॉन t। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी v1 माइनस u1 अपॉन t। ओके, क्लियर है इतनी बात। एक्सेलरेशन, अब आप बोलोगे ये कहाँ से आया एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन है a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी, ये तो आपको पढ़ना चाहिए। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब जो हमने सेम प्रोसेस बिल्कुल उसके लिए किया ऑब्जेक्ट 1 के लिए किया, वही सेम प्रोसेस ऑब्जेक्ट 2 के लिए करना है, लेकिन फ़र्क इतना होगा कि वो ऑब्जेक्ट 2 होगा, उसका मास m2 होगा, एक्सेलरेशन a2 होगा, जैसा कि 1 में था, उस ऑब्जेक्ट ए में 1 था, इसमें 2 हो जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला लगाना है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी उसका v2 है, माइनस u2 उसका इनिशियल वेलोसिटी है, अपॉन t। सो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई।
ओके, इनको आप देख लेना अपने आप, ठीक है, इक्वेशन बना लेना इनकी। सो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बता दिया कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बगैर ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो आगे लीजिए, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, जितना फोर्स आप ए ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे उतना ही फोर्स, जितना फोर्स ए ऑब्जेक्ट बी पर लगाएगा उतना ही फोर्स बी ऑब्जेक्ट ए पर लगाएगा। सो ये इसकी डेफिनेशन है, एक बार देख लीजिए आप इसको। फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट बी, ये दोनों इक्वल हो गए। m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी इज इक्वल टू m2 v2। दोनों इक्वेशंस को हमने, ए वाली इक्वेशन को और ये बी वाली इक्वेशन ऑब्जेक्ट बी वाली इक्वेशन को मैंने सेकंड नाम दे दिया, और ए वाली इक्वेशन को मैंने, ए ऑब्जेक्ट वाली इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ओके, दोनों इक्वेशंस को रखा हमने, m1 की v1 में मल्टीप्लाई की, m1 t से तो t खत्म हो गया, t से तो t कट गया, सो क्या बचा m1 इंटू v1 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस का m2 इंटू v2 माइनस u2। ओके, क्योंकि न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना, एक्शन रिएक्शन वाला। सो m1 की अंदर मल्टीप्लाई की, ये आ गया, इज इक्वल टू माइनस के m2 की अंदर मल्टीप्लाई की इसमें ब्रैकेट में, तो ये आ गया। ओके, माइनस का और प्लस का उधर चला गया, देखिए m1 v1 था यहाँ पे, सो ये माइनस का m2 v2 मैं प्लस के इधर ले आया, m2 v2 इज इक्वल टू, यहाँ पे m2 u2 था, ये माइनस का m1 u1 था, इसको मैं इधर ले आया m1 u1। देख लेते हैं एक बार फिर से। सो इतनी बात क्लियर है ये। चलिए, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो टकराने से पहले का मोमेंटम ये रहा, सॉरी टकराने के बाद का मोमेंटम ये रहा, और टकराने से पहले का मोमेंटम ये रहा। दोनों ही मोमेंटम एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों ही मोमेंटम एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका क्या मतलब है कि वे एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब है कि जो इनका टोटल मोमेंटम है ना वो कंजर्व है। m1 v1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, p1, m2 v2 को p2, और m1 u1 को हम कुछ और लिख देंगे mpa, या कुछ भी नाम दे देंगे। सो जो टोटल मोमेंटम है m इंटू वी आपका मोमेंटम ही तो होता है। सो ये है आपका देखिए m इंटू वी बराबर p, तो ये मोमेंटम ही तो होता है। सो इस तरह जो टोटल मोमेंटम है बॉडी का वो कंजर्व रहता है। किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।